जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एक्स रॉ ऑफिशियल अब FBI की वांटेड लिस्ट में। पाकिस्तानी मीडिया के झूठ को भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया एक्सपोज। इजरायल ने एलिमिनेट किया हमास के चीफ को। साउथ कोरिया का दावा कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स रशिया में है मौजूद। और भारतीय रक्षा मंत्री ने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन पर दिया जोर। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पन्नू वाले मामले में जिस व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया है, जिसे अभी तक CC1 के तौर पर आइडेंटिफाई किया जा रहा था, और इसको लेकर कल भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी स्पष्ट किया गया था कि ये जो व्यक्ति है ये भारत सरकार के कर्मचारी नहीं है। और इसकी पुष्टि भारत के साथ साथ अमेरिका ने भी करी थी। तो अब अपडेट यह है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने CC1 नाम के व्यक्ति, जिनकी पहचान विकास यादव के तौर पर हुई है, तो उनके खिलाफ अब औपचारिक रूप से चार्जेस फाइल किए हैं। और अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने विकास यादव को भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का फॉर्मर एजेंट बताया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर इससे पहले एक इंडियन नेशनल जिनका नाम है निखिल गुप्ता, तो उनका नाम सामने आया था, और उनके साथ साथ एक इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल का भी नाम सामने आया था, जिन्हें CC1 करके आइडेंटिफाई किया जा रहा था। इनमें से जो निखिल गुप्ता है उन्हें पिछले वर्ष ही गिरफ्तार किया गया था, और US के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से पहले कहा गया था कि एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल भी है जिनकी पहचान कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में CC1 के तौर पर करी गई थी, तो उन्होंने ही निखिल गुप्ता को रिक्रूट किया था इस पन्नू वाले मामले के लिए। और अब US के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से क्लेम किया गया है कि CC1 यानी कि विकास यादव भारत के एक्स रॉ एजेंट है, और उनको पकड़ने के लिए FBI ने उनकी 3 इमेजेस के साथ एक वांटेड पोस्टर भी इशू किया है। और अमेरिका का ये भी आरोप है कि विकास यादव ओरिजिनली CRPF से हैं और वे एक असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर थे, लेकिन FBI ने उनके जो पोस्टर रिलीज किए हैं तो उनमें से एक इमेज में वे आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस यूनिफॉर्म में कोई रैंक नहीं है। और US के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि हमारा आरोप है कि भारत सरकार के कर्मचारी यादव ने अपने पद और गोपनीय जानकारी तक पहुंच का इस्तेमाल करते हुए यहां अमेरिका की धरती पर भारत सरकार के एक मुखर आलोचक की हत्या के प्रयास के निर्देश दिए थे। एक बात तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो अमेरिका है वो शुरू से ही खालिस्तानी आतंकी पन्नू को बचाने में लगा हुआ है। बाकी भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर उनके किसी भी तरह के एसोसिएशन या इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है, और इस पूरे मामले पर भारतीय कॉपरेशन से अमेरिका ने भी अपना सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है। और विडंबना कुछ ऐसी है कि अमेरिका का सो कॉल्ड नागरिक गुरप्रतवंत सिंह पन्नू भारत की NIA की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। वहीं अब अमेरिका की FBI ने एक्स इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विकास यादव को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। और ये बात तो तय है कि अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रॉब्लम रॉ नहीं बल्कि पन्नू है, जिसे वो बचाने का प्रयास कर रहा है। और अगर इस पूरे मामले की आप टाइमलाइन देखेंगे तो पहले 15 अक्टूबर को भारत से एक इंक्वायरी टीम इस मामले के लिए अमेरिका पहुंची। फिर 16 और 17 अक्टूबर को पहले अमेरिका ने कहा कि जो ये CC1 है वो भारत सरकार का एम्प्लॉय नहीं है। फिर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी यही सेम बात कंफर्म करी, और फिर इस कंफर्मेशन के केवल 48 घंटे के बाद ही US के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने CC1 यानी कि विकास यादव के नेम को रिवील कर दिया, और फिर उसके साथ चार्जेस भी अनाउंस कर दिए गए। और US का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो इस पन्नू वाले मामले के साथ निज्जर वाले मामले को भी जोड़ने का प्रयास पूरा कर रहा है, ताकि कनाडा के जो क्लेम्स हैं उनको थोड़ा और सपोर्ट मिल सके। लेकिन भारत को भी US से जवाब मांगना चाहिए कि वो गुरप्रतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकी को अपना नागरिक बताकर उसे बचाने के प्रयास में क्यों लगे हुए हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पन्नू भी CIA का एक एजेंट ही हो। और एक प्रश्न ये बनता है कि जब अमेरिका खुद के दुश्मनों को दूसरे देश में घुसकर मार सकता है, तो फिर भला कोई और देश अपने दुश्मनों को साफ करने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि 22 और 23 अक्टूबर को 16वीं ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया की ऑफिशियल विजिट पर होंगे। और इस विजिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री इस ब्रिक्स मेंबर से अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जब भारतीय विदेश मंत्री ने SCO समिट के लिए पाकिस्तान को विजिट किया था, तो एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास तो किया कि उन्हें भी भारत से कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके से खास करके अपने मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी स्टोरीज को प्लान करने का प्रयास किया, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि इस विजिट के दौरान भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टाइज को फिर से स्टार्ट करने वाली कन्वर्सेशन और ओवरऑल एक तरह से भारत के साथ बातचीत को शुरू करने के प्रयास किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया द्वारा प्लान की गई ये सभी स्टोरीज पूरी तरह से फेक निकली, और इसका कंफर्मेशन भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दे दिया गया, जिसमें क्लियरली कहा गया कि क्रिकेट टाई से संबंधित कोई भी कन्वर्सेशन भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ नहीं करी है, जबकि एक्चुअल में ऐसी कोई कन्वर्सेशन हुई नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही है। बल्कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने को लेकर भारत ने अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ है कि बातचीत और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं हो सकते।
बाकी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करने के लिए बेताब है, लेकिन पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि भारत की इस मामले में पॉलिसीज अब बदल चुकी हैं। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने अपने एक और बड़े दुश्मन जो कि हमास का प्रमुख था यहया सिनवार, तो उसे भी उसके कर्मों का फल दे दिया है और इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि 16 अक्टूबर को इसराइल के सोल्जर्स ने गाजा में हमास के इस प्रमुख यहया सिनवार को होरिफाइड कर दिया है। और ये वो आतंकी है जो कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल में हुए हमास के उस बड़े हमले की प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार था। कि हमास के इस चीफ के एलिमिनेशन के साथ साथ इसराइल की फोर्सेज हमास की उन सभी टॉप ब्रास को एलिमिनेट कर चुकी है जो कि पिछले 7 अक्टूबर वाले हमले में मास्टरमाइंड थे। और इस यहया सिनवार को एलिमिनेट करने से पहले कि इसराइल ने एक ड्रोन फुटेज भी रिलीज करी है और इसराइल की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इसराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाले हर एक आतंकी को उसकी कीमत चुकानी होगी। आज शुक्रवार को साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से क्लेम किया गया कि नॉर्थ कोरिया ने अपने कुछ ट्रूप्स यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए रशिया के सपोर्ट में भेजे हैं। और क्लेम किया जा रहा है कि 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रशियन नेवी शिप्स के माध्यम से करीब 1500 नॉर्थ कोरियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस रशियन पोर्ट सिटी व्लादिवोस्टॉक में ट्रांसफर किए गए। और ये भी कहा गया कि नॉर्थ कोरिया से रशिया के सपोर्ट में और भी अधिक ट्रूप्स को भेजे जाने की भी उम्मीद है। और इसके साथ साउथ कोरिया की एजेंसी ने यह भी क्लेम किया है कि रशिया में डिप्लॉय करने के लिए जो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स हैं उन्हें रशिया के मिलिट्री यूनिफॉर्म्स दी गई है, रशिया के वेपन्स दिए गए और उनके फर्जी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी बनाए गए। और अभी वर्तमान समय में नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स हैं ये रशिया के व्लादिवोस्टॉक समेत कुछ अलग अलग मिलिट्री बेसिस में। और ये क्लेम किया जा रहा है कि रशिया में इन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की एडेप्टेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर इन्हें यूक्रेन के खिलाफ बैटल ग्राउंड्स में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और साउथ कोरिया की एजेंसी ने सारे क्लेम सैटेलाइट और कुछ अन्य फोटोज के माध्यम से किए हैं जिस पर उन्होंने रशियन नेवी शिप्स की मूवमेंट्स को नॉर्थ कोरियन पोर्ट के आसपास दिखाया है। और उन्हें इस बात का शक है कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया की मदद के लिए 4 ब्रिगेड्स में करीब 12,000 ट्रूप्स को डिस्पैच करने का निर्णय लिया है। बाकी साउथ कोरिया की एजेंसी के जो दावे हैं अगर ये सच में साबित होते हैं तो आप कह सकते हैं कि ऐसा पहली बार होगा जब नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं वो किसी मेजर फॉरेन वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री में लगभग 1.3 मिलियन एक्टिव पर्सनल हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं उनके पास एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की काफ़ी कमी है। आज दिल्ली में आयोजित की गई DRDO इंडस्ट्री वर्कशॉप के दौरान अपने संबोधन में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन को बढ़ावा देने और तेजी से बदलावों को अपनाने वाली अपनी क्षमता के साथ भारत के डिफेंस सेक्टर में एक लीड रोल निभाना चाहिए। और डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट पर बात करते हुए उनका कहना था कि अब ये केवल कन्वेंशनल वॉरफेयर तक लिमिट नहीं है बल्कि इसने अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जैसे कि ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर, बायो वेपन्स, स्पेस डिफेंस इन सभी को भी जन्म दिया है। और ये सभी एलिमेंट्स डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौतियां खड़ी करते हैं और इसलिए अब समय है कि इनका सामना करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी डिफेंस सेक्टर में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि टर्कोइस रूफ की तरफ से एक नई रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में इस बात को खुलासा किया गया कि चीन कितनी तेजी से भूटान की जो जमीन है उस पर कब्जा करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि 2016 में चीन ने भूटान के हिस्से पर एक गांव के निर्माण कार्य को शुरू किया था और चीन की इस हरकत का खुलासा हुआ था लगभग 5 साल बाद जब फॉरेन ऑब्जर्वर्स और गवर्नमेंट ने इसको डिस्कवर किया कि चीन ऐसा कर रहा है। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तब से लेकर अभी तक चीन भूटान की टेरिटरी के अंदर इस तरह के करीब 19 विलेजेस और 3 स्मॉल सेटलमेंट्स को बिल्ड कर चुका है और जबकि इनमें से 3 गांवों को तो टाउन्स में अपग्रेड करने की योजना भी चल रही है। और चीन की यह हरकत अगर इसे समय पर काउंटर नहीं किया गया तो ये आगे चलकर भारत के लिए भी एक बड़ा थ्रेट बन सकती है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट धीरेन्द्र सिंह अत्री वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक रामबीर सिंह तोमर ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान मेजर रत्नेश KR चतुर्वेदी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1994 में MiG-21 के क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पंकज अहलूवालिया ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज भारत की कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का रेजिंग डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो मिलिट्री पुलिस होती है उसका प्राइमरी टास्क क्या होता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें
और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।